अनीशा अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ पार्क में होती है, जहां समर उसको एक पेड़ से लगे झूले पर झूला झुला रहा होता है। तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है और अनीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। समर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मोटी, तुम्हारा वजन तो कोई नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि ये झूला भी नहीं। तुम्हारा तो काम ही है मेरा मजाक बनाना, बस मौका मिलना चाहिए जनाब को। हो जाते हैं शुरू। अरे मोटी, पतली तो हो जा पहले, वरना तुम्हारा वजन देखकर हाथी भी शर्मा जाएगा। अब है ना, तुम देखते जाओ मैं कैसे एकदम जीरो फिगर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। अरे तुम और पतली, अच्छा मजाक था। तुम्हें पता है इसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है और फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब तो मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं अपना जीरो फिगर बना लूंगी। टाटा बाय बाय। इतना बोलकर अनीशा वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन बाजार में बहुत सारी सब्जियां ले आती है और सैलेड बनाने लगती है। ऐसे ही अनीशा अब सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती। अब उसे भूख लगती तो भी वो सिर्फ सैलेड ही खाती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और वो पहले के मुताबिक पतली हो जाती है। और अगले ही दिन वो समर के पास जाती है। जैसे ही समर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ, बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो तुम बेबी आज। तो चले वहाँ कहाँ? रिजॉर्ट। वहाँ तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आना और अपनी हॉट हॉट अदाओं से मुझे प्यार करना। ओके बेबी। दोनों रिजॉर्ट जाते हैं और वहाँ पर अनीशा एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं कि तभी समर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे गोद में उठाकर पूल में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर एक दूसरे को जूस पिलाते हैं और दोनों अपने इस लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीशा और समर दोनों अपने इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन का नाम दे देते हैं। समर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसकी माँ कुंती देवी उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनीशा अपने ससुराल में आकर सभी के लिए खाना बनाया करती, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू, अरे तू सारा दिन सलाद खाती रहती है, तुझे कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। अरे बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ मैं, कहीं खाना खाकर फिर से मोटी हो गई तो? अरे ऐसा भी होता है क्या कि खाना खाने से कोई मोटा हो जाए? अरे खाना खाया कर, वरना मर जाएगी एक दिन। अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से मोटी गोलगप्पा हो जाऊँ। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। ऐसे ही अनीशा को जब भी भूख लगती वो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाती है। ऐसे ही एक रात समर बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है, तो वहीं अनीशा ने भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। तभी अचानक से समर उसे एक चॉकलेट देता है और उससे बोलता है, डार्लिंग, इसे हम दोनों अपने रोमांटिक तरीके से खाएंगे। पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये सब खाऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कहीं नहीं होता, समझी? हाँ होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा स्लिम ट्रिम फिगर फिर से खराब हो जाए। चलो मत खाओ ये, मगर मेरे साथ मिलकर इस रात को हसीन तो बना सकती हो ना? हाँ मेरे हलकट। हलकट और मैं हाँ तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें इस हलकट की हरकत। समर बड़े ही प्यार से उसके हाथों को किस करता है। अगले दिन जब अनीशा सुबह उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। समर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो अनीशा का इलाज करके बताते हैं, जी देखिए, आपकी पत्नी के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जी वो डाइटिंग पर है ना, उसको अपना मोटापा कम करना है, इसीलिए। डाइटिंग मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है। कम कैलोरी और कम फूड लेकर मोटापा और वजन कम करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर तो पड़ता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी ये तो सारा दिन सलाद ही खाती है, इसको जब भी भूख लगती है ये बस सलाद ही खाती है। जी देखिए, सैलेड भी तब फायदा करता है जब आप प्रॉपर डाइट लें और प्रोटीन लें।
जी ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद समर अनीशा के लिए बड़े ही प्यार से खाना लेकर आता है और उसको खिलाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी अनीशा समर से कहती है, मुझे नहीं खाना समर, अगर मुझे कुछ खिलाना ही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाद खिला दो ना, ये सब खाकर मुझे मोटे नहीं होना। मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मोटापे से। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं खाती हो तुम। समर उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है, लेकिन अनीशा गुस्से में उठकर बाथरूम में जाकर सारा खाना मुंह से निकाल देती है, जिससे समर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, कब से बोल रहा हूँ कि खा लो खाना, मगर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। ठीक है, मत खाओ खाना, अब जब तक तुम सही तरीके से खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ मत खाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाते हो। इतना सब होने के बाद समर खुद भी खाना पीना छोड़ देता है और 2 दिन के बाद समर को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी अनीशा तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर जब आते हैं तो वो समर को चेक करके अनीशा से कहते हैं, जी इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? जी परसों। अरे कैसी पत्नी हो आप, आपको जरा भी ख्याल नहीं है अपने पति का। खाना ना खाने की वजह से इनको कमजोरी हो गई है, इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए आप। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद अनीशा खाना लेकर समर के पास जाती है और उससे कहती है, समर प्लीज खाना खा लो, गुस्सा थूक दो ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, कैसे भी जीऊं। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम खाना खा लो प्लीज। पक्का? तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। पक्का प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर प्यार से गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों कभी भी ऐसी जिद नहीं करते और अनीशा भी अब हमेशा के लिए सैलेड खाना कम कर देती है। वो उसे तभी खाती है जब उसकी जरूरत होती है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरज नाम का एक गुजराती डिकरा पार्क में कानों में हेडफोन लगाए जॉगिंग कर रहा था। भागते भागते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था और अपने लिए एक शांत जगह की तलाश कर रहा था। ऐसे ही एक बेंच जब उसे दिखाई देता है तो वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उस पार्क में 52 गज का लाल जोड़ा पहने अंजलि नाम की लड़की रोती हुई आ जाती है और सूरज के साथ में आकर बैठ जाती है। सूरज उसको देखता ही रह जाता है और मन ही मन कहता है, हूर थी या परी या जैसे गुलाब की पंखुड़ी, आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, चेहरे पर कोहिनूर सी चमक। ऐसा लगता है जैसे प्यार का एक फूल मेरे दिल में खिल गया हो। कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की है। क्या बात है, कोई छोरी नहीं देखी क्या कदे? एक मुक्के में ना दोनों आँख सेट कर दूंगी। सूरज जितनी प्यारी दी थी भगवान ने, जीभ उतनी ही काली। रे समझ नहीं आ रही क्या तने? या जूती देखी है 7 नंबर की है, या तेरी जो बागड़ बिल्ले जैसी शकल है ना, पति मार मार कर लाल कर दूंगी। सूरज वहाँ से भाग जाता है और अंजलि का चेहरा अपने मन में याद करके उस पार्क के 2 चक्कर और लगा लेता है और थक हार कर फिर से अंजलि के पास आकर बैठ जाता है। तभी अंजलि गुस्से में उससे कहती है, इस पार्क के 2 चक्कर काट के तू फिर अड़े आ गया, केजी में आ रही है तेरे। मुझे खुद पता नहीं चला कब मैंने इस पार्क में 2 चक्कर लगा दिए। ईसा के देख लिया जो 2 चक्कर लगा दिए तने। आपका खूबसूरत चेहरा। बावड़ी बूझ है के तेरे घर में माँ बहन कोनी, उन्हें देख कर लगा लिया कर 2 चक्कर। आया बड़ा। ये सब छोड़ो, ये बताओ आप रो क्यों रहे हो, और वो भी ये 52 गज का दामन पहने। I mean, क्या है ये सब? यो दामन है पूरे 52 गज का, मारे हरियाणा का कल्चर है। और मैं रो क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव तक भाज के आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी एक बूढ़े से अमीर गेला करवावे थे और मैंने उस ताई शादी नहीं करनी थी। जा ताई मैं आड़े आगी भाग के, और इतना मैंने कुछ समझ ही नहीं आता, कित जाऊँ कित मरूँ क्या करूँ।
मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। ठीक से दिखण में भी तू बड़ा मानस ही लग गया मने ते। और अरे मैं किसे न जानू भी कोनी। चल तू ये मदद कर दे फिर आज मेरी। वो उसे कमरा रेंट पर दिलवा देता है, जिससे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज उसके खाने पीने का सारा इंतजाम कर देता है और अब वो अपना ज्यादातर वक्त अंजलि के साथ ही बिताने लगता है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दिन फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। साथ ही सूरज अंजलि को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सूरज की माँ दया बहन गुस्से से बोलती है, आशू छे सूरज दिख रहा, तुम्हें इस बात की इजाजत किसने दी? माँ वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप किसी दूसरे कल्चर कास्ट में शादी करने के लिए मानती नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। बस तेरे ही वास्ते इस छोकरी को मैं अपनी बहू मान रही हूँ, वरना तो कसम ढोकले की मैं इस छोकरी को अपने घर में न घुसने दूँ। हाँ। दया बहन उनका स्वागत घर में करती है। इसी तरह अगले दिन अंजलि अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी टीवी पर हरियाणवी सॉन्ग 52 गज का दामन चल रहा होता है। वो ये गाना सुनकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कमर हिलाकर हरियाणवी स्टाइल में डांस करने लगती है। तो कभी झाड़ू को गिटार बनाकर बजाते हुए डांस करती है। तभी अचानक से वहाँ पर दया बहन आ जाती है और उसे गुस्से से बोलती है, हे कृष्ण भगवान, आशू करे छे डफा डफोर छोकड़ी, का हो गया तुझे? तू इस घर की बहू है, कोई नचनिया नहीं जो ऐसे ठुमके लगा रही है। तने शर्म नहीं आवे छे के? सासू माँ ने समझ नहीं आती आपकी दिक्कत क्या है? अरे मैं हरियाणा से आ रही हूँ, फिर भी आपका गुजराती कल्चर ने अपनाने लग रही। अरे आप रोज के रोज यहाँ जात पात का विरोध करने लग रहे। अरे आप ताई एक बात कह दूं साफ साफ, इन सब में ना कुछ नहीं रखा। हंसते हंसते मैंने अपनी बेटी समान मान लो। હવે તમે મને સમજાવો છો, બોલશો નહીં कि ये मेरा घर छे। आने बीजी बात, अपनी जुबान ज्यादा छुरी की तरह चलाओ नहीं। अरे सासू माँ, इस घर में रहने का ना मेरा परमानेंट हक है। अरे बहू मैं इस घर की, समझ गए आप? और रही बात मेरे बोलने की ना, तो मैं हूँ हरियाणा से। अरे सीधी बात भी बोलूंगी ना तो नू लगेगा जो गोली चलगी। आलत डालो आप अब इसकी। अरे तेरे से तो बात करना ही बेकार है, जरापन समझी सकिया नहीं, देहातन कहीं की। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंजलि घर का काम ही कर रही होती है कि तभी दया बहन एक बार फिर से अंजलि पर चिल्लाते हुए बोलती है, ए छोकरी, हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी तू। यहाँ हरियाणवी पहरावा नहीं, गुजराती पहरावा चाले छे। लो बस इतनी सी बात। अरे सासू माँ, पहनावे तक क्या हो गया? अगर आपकी खुशी इसी में है तो लो, मैं गुजराती घाघरा पहन लूंगी। अभी के अभी साड़ी पहन कर आ। आने बीजी बात, ये 52 गज का दामन कभी मत पहनियो। दोनों सास बहू की खट्टी मीठी नोकझोंक इसी तरीके से होती रहती है। ऐसे ही एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी सोसाइटी में एक गरबा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें अंजलि और दया बहन दोनों ही हिस्सा लेती हैं। दोनों इसकी रात दिन खूब प्रैक्टिस करती हैं। ऐसे ही कंपटीशन वाले दिन सभी लोग गुजराती ड्रेसअप में गरबा खेलते हैं, लेकिन अंजलि हरियाणवी लुक में ही गरबा खेलती है। थोड़ी देर के बाद जजेस गरबा कंपटीशन का विनर नेम अनाउंस कर देते हैं और जजेस में से एक जज सामने स्टेज पर आते हैं और अंजलि के पास आते हुए उसे ट्रॉफी देते हैं। साथ ही गरबा कंपटीशन का विनर भी बताते हैं। तभी उनमें से एक जज बोलती है, अंजलि राणा जी, आप एक हरियाणवी कल्चर की होके भी गरबे को आपने इतने अच्छे से खेला, और वो भी अपना कल्चर समझकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मेरी जीत के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ का हाथ है जी। उनको देख देख के ही मैंने गरबा प्रैक्टिस किया था, और आज तो यह बात साबित होगी कि हर बच्चे की जीत के पीछे उसकी माँ का हाथ होवे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये सब देखकर दया बेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो अपनी बहू के लिए तालियां बजाने लगती है। उसको देखकर सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तभी अंजलि बोलती है, वैसे जी मैं आप सबको ना एक पैगाम देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना जी सारे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील की दूरी पर रूप, रंग, पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। हम सब एक हैं। पहरावा अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता, धर्म अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता। जिस तरह लोग हरे रंग को मुस्लिम और लाल रंग को हिंदू बताते हैं, तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि तरबूज किसके हिस्से में आता है, हिंदू या फिर मुस्लिम? सभी लोग खड़े होकर अंजलि के लिए अपलॉज करते हैं। दया बहन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी हरियाणवी लुक में बहू को हंसी खुशी अपना लेती है। साथ ही घर आने के बाद दोनों सास बहू मिलकर 52 गज का दामन गाने पर खूब डांस करती